एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड उपचुनाव में कमल मुरझा गया और कांग्रेस का जो पंजा है वो इस बार कमल को बिल्कुल दबोच लिया। महज 2 महीने में आखिर क्या हुआ जो मोदी के लहर पे कांग्रेस कहर बन के बरस रहा है? क्या बात है, क्या हुआ क्या उत्तराखंड में? प्रदीप जी, क्या किया आपने? नहीं, 1-1.5 महीने के अंदर तो पूरे देश में आप ही मीडिया का सुर बदल गया। 1-1.5 में जो अच्छे दिनों की कल्पना पूरे देश ने की थी, उत्तराखंड में आपने क्या किया? वो जो पूरे देश में 1 महीने के अंदर मोदी का जो जादू था बुरी तरह असफल हो गया। महंगे साथ में आसमान पर है, तो वो असर उत्तराखंड में भी। उत्तराखंड में मैं तो पिछली बार भी कहा था उतना जादू नहीं चलेगा। 5-0 3-0 5-0 से वहां पे पहले 3-0 से यहाँ हो गए थे लोकसभा में। मोदी की लहर ने आपको बिल्कुल साफ कर गया था। जो प्रभाव था वो समाप्त हुआ था और जो कांग्रेस ने पिछले 2.5 सालों में जो विकास कार्य वहां पर किए थे, वो 2.5 साल अभी 2 महीना दिखाई, 2 महीना पहले दिखाई नहीं दिया। वो अभी पंचायत के चुनाव में कांग्रेस में वो 2 महीना पहले दिखाई नहीं दिया था। प्रदीप जी, आप जानते हैं आखिर कुछ तो देखिए, ये जरूर है कि एक राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव होते हैं, उसका असर वहां पर भी हुआ। यहाँ मोदी नहीं मुद्दा था, इसलिए कांग्रेस जीत गई। यहाँ पर मोदी भी मुद्दा था। अगर वहां पर बीजेपी के मेरे मित्र हैं, अगर जीती तो आप कहते हम मोदी की लहर का असर है। आप 5 राज्यों में जाने जाए मोदी के नाम पर जा रहे हैं। यहाँ तो बीजेपी की सरकार नहीं, ना बीजेपी की कोई पार्टी है, मोदी की सरकार है, मोदी के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। और ये है कि पूरे उत्तराखंड में इस 1 महीने के, चाहे रेलवे बजट आया हो, चाहे आम बजट आया हो, रेलवे उत्तराखंड की जो उपेक्षा की गई, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो मोदी का जो ग्राफ था, जो तिलस्म था, वो टूटा है, उस सब का असर वहां हुआ। और दूसरा एक जरूर है कि 2.5 सालों में जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी, इससे पहले नंदकिशोर जी से हम पूछे बीजेपी नेताओं के, बीजेपी नेताओं के कुछ बयान है उत्तराखंड से, वो आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उसमें चलिए वो जब तक इन बयानों को हम आपको दिखाते हैं, इस बीच में अवधेश जी, परसों आप कह रहे थे कांग्रेस का अंत की शुरुआत हो चुकी है। ये अंत की शुरुआत है अवधेश जी, या शुरुआत, इसको कैसे देखते हैं आप? दिलीप जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ बैठे हुए अपने मित्र प्रदीप टमटा जी और इनके प्रदेश के नेता और मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को इस जीत की शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। शानदार इन लोगों ने 3 जीत हासिल की है और इससे साबित हुआ है कि हरीश रावत में नेतृत्व की क्षमता है। केंद्रीय नेतृत्व ने भयानक भूल की थी। कांग्रेस की अंत की शुरुआत नहीं हुई, आप बता रहा हूँ जी। मुख्यमंत्री बनने के बाद हरीश रावत और उनकी टीम के सामने चुनौती थी अपनी लोकप्रियता साबित करने के लिए। उन्होंने तत्काल इसको साबित किया है, इतना तो स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इन 3 विधानसभा उपचुनाव के आधार पर यह मान ले कि कांग्रेस की देश में वापसी की शुरुआत हो गई है, या उसके पहले सुनिए ना, मेरा सवाल दूसरा है। हाँ? आपने कहा था कांग्रेस की अंत की शुरुआत हो गई है, मैं बता रहा हूं ना, ये जानना चाहता हूं इससे आपको क्या दिखता है? या उसके पुनरुद्धार की शुरुआत अगर हम मान लेंगे तो एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते मेरी अपरिपक्वता हो गई है जी। अब मैं पिछली बात पर आता हूं। मैंने एक बार नहीं कहा है जी, मैं चुनाव के पूर्व भी कहा था, चुनाव के बाद भी ये कह रहा हूं कि कांग्रेस, वर्तमान नेतृत्व वाले कांग्रेस का अंत हो चुका है। राज्यों में सुनिए, राज्य में पार्टी जगह जगह टूटेगी, छत तरफ खड़े होंगे। और ये जब अगर नेतृत्व, नीति और रणनीति कांग्रेस बदलती है, क्योंकि भारत में एक कांग्रेस के जैसी संपूर्ण भारत की संस्कृति को अभिव्यक्त करने वाली पार्टी तो चाहिए, लेकिन वो ये कांग्रेस नहीं हो सकती है। वो कांग्रेस नहीं हो सकती। करूंगा और सुन लीजिए, टिप्पणी करिएगा। क्या कांग्रेस नेतृत्व, अगर हरीश रावत ने जीत लाया है तो क्या उनको, उनके हाथ में जो है राष्ट्र का नेतृत्व सौंपने की हिम्मत राष्ट्रीय कांग्रेस दिखाएगी? नहीं दिखा सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं। चलिए अवधेश जी, और मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत का पहले उस बयान को दिखाता हूं अपने दर्शकों को। हाँ, ये बात ठीक है कि डोयाला से बड़ी उम्मीदें थी कि डोयाला सीट हम लोग जीतेंगे, लेकिन उपचुनाव का जैसा अभी तक का ट्रेंड रहा है उसी तरह का परिणाम डोयाला में भी आया है। निश्चित रूप से जब कोई उपचुनाव होता है तो सरकार का प्रभाव भी उस चुनाव में रहता है और थोड़ा बहुत इस्तेमाल सरकार का और मुख्यमंत्री होने के नाते जो हरीश चंद्र रावत कर पाए उसका भी यहाँ पर असर रहा है। और एक जो महत्वपूर्ण फैक्टर ये रहा है कि मात्र 2 हफ्ते हमको इस चुनाव को लड़ने का और
परिणाम तक ले जाने का हमको मौका मिला। अब इन 2 हफ्तों में हमको गड्ढे भी भरने थे और फिर उस पर भवन भी निर्माण करना था। कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से, उनके पसीने की मेहनत से हम लोग इस स्तर तक पहुंच सके। ये अनुमान लग रहा था कि हम लोग बहुत नज़दीक की लड़ाई है। लग रहा था नज़दीक की लड़ाई है, जो बिल्कुल दूर हो गए। नंदकिशोर जी, 2 महीना पहले 5-0, 2 महीना बाद 3-0, बिल्कुल 5-0 का चुनाव अलग मुद्दों पर था। मनमोहन सिंह की, सोनिया गांधी की, राहुल गांधी का राष्ट्रीय नेतृत्व जी टोटल फेलियर था। उनके सामने एक मजबूत विकल्प था। उत्तराखंड में क्यों मुख्यमंत्री नए भेजे थे? अगर बहुत 2.5 साल का काम मेरे मित्र बता रहे थे तो फिर विजय बहुगुणा हटाए क्यों गए थे? आज उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री, और वो भी अस्वस्थ थे, एम्स में भर्ती थे, तो एक उनको सहानुभूति वोट मिलना था और सरकार डिस्टेबलाइज ना हो, बार बार चुनाव ना हो। ये भी हमारे देश के मतदाताओं की मानसिकता है और मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक ठीक भी है। एक सरकार चल रही है, चाहे वो जोड़ तोड़ के ही बनी थी, बराबर के थे, और उसके बाद एक से रिजाइन करा के विजय बहुगुणा जीते थे। अब हरीश मोदी जी का असर नहीं रहा, ये कह रहे हैं। नहीं, मोदी का असर, इससे मोदी का मुकाबला नहीं था, ये मुकाबला हरीश रावत का और हमारी वहाँ की भाजपा का था, जिसमें हरीश रावत जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, बरसों कांग्रेस में संघर्ष करके मुश्किल से सीएम जब बने, जब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। हरीश रावत को कौन बनाना चाह रहा था? पिछले 20 साल से उनका नाम आता था, हर बार टल जाता था। और अभी भी सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को छका के बने थे, वो उनकी मर्जी के बिना बने थे, इसलिए वो लोकप्रिय नेता हैं। ये तो उन्होंने सिद्ध किया है। और उत्तराखंड की सरकार पूरा 5 साल का टर्म पूरा करे, ये उत्तराखंड के भी हित में। छोटे राज्यों में इंस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए और उनको मैं भी बधाई देता हूँ। परंतु अपने 1.5, 2, 3 लाख से हारे हुए लोग ये ना सोचें कि वो अलग लहर थी, ये एक अलग मुद्दा था। चलिए, बीजेपी के विधायक हैं ठुकराल साहब, राजकुमार ठुकराल साहब क्या कह रहे हैं वो भी आपको हम दिखाते हैं। जहाँ तक चुनाव का संबंध है, आप जानते हैं उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार जो कुछ कर सकती है वो उसके लिए कम है और पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। बूथ कैप्चरिंग की शिकायतें अखबार के माध्यम से हमको सुनने को मिली और सबसे बड़ी बात है जो उनका नेटवर्क है, वो नेटवर्क सरकार के हिसाब से काम करता है और सरकार जिसने चुनाव पर कब्जा किया, हर सामग्री का, हर तरीके के संसाधनों का दुरुपयोग किया, लेकिन इतना आज तक उत्तराखंड के इतिहास में कभी नहीं हुआ। भाई, आपको निष्पक्ष चुनाव के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, निर्वाचन आयोग उस पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन अपने जो कार्यकर्ताओं की टीम है उसके माध्यम से जो कुछ भी उन्होंने अंजाम दिया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। उपेंद्र जी, कैसे देखा जाए इस उपचुनाव के परिणाम को? देखिए, जब चुनाव हो रहा था जी, तो 3 विधानसभा क्षेत्रों के जो मतदाता हैं उनके सामने स्थिति स्पष्ट थी। वो जान रहे थे कि ये 3 के जो चुनाव हैं उनके नतीजे रावत सरकार का भविष्य तय करने वाले हैं। अगर ये हारे तो रावत सरकार गिर सकती है, क्योंकि वो बहुत तो तलवार की धार पर चल रही थी। तो ये इशू यही था कि रावत सरकार रहें या रावत सरकार जाएं। चुनाव हो रहे थे 3 सीट पर, कांग्रेस की सरकार है, रावत की सरकार और रहे या रावत की सरकार जाए। इसे मैं कांग्रेस सरकार नहीं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस का तो सफाया हो चुका है, रावत की सरकार कहिए। तो लोगों को लगा कि नहीं, ये सरकार रहनी चाहिए। ये हरीश रावत की निजी सफलता इसे मैं मानता हूँ। लोगों को लगा कि हरीश रावत की सरकार रहनी चाहिए। अगर विजय बहुगुणा की सरकार होती और वैसे माहौल में 3 सीटों पर चुनाव होता तो शायद स्थिति अलग होती। यही कारण कि उनको हटा दिया कांग्रेस आलाकमान ने, एक उसका वाइज डिसीजन था कांग्रेस हाईकमान का। तो ये है। दूसरा, इसको जो कांग्रेस के नेता जिस तरह से देख रहे हैं, जैसे अभी प्रदीप टमटा जी कह रहे थे, देखिए नरेंद्र मोदी का लहर जो है बिल्कुल गायब हो गया, कहीं कोई असर नहीं रहा। मोदी और 2 महीना में सरकार की जो है, देखिए मोदी के जो वोट थे वो मोदी के लिए थे। वो हम उस समय ही बोल रहे थे कि मोदी जी का वोट कोई ट्रांसफरेबल वोट नहीं है। अगर मोदी जी के जगह पर किसी और को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करके आप कहते हैं कि मोदी जी उनके नाम पर वोट दिलवा दें, तो मोदी जी भी किसी और व्यक्ति के नाम पर बीजेपी को वोट नहीं दिलवा सकते थे। तो मोदी जी को जो वोट है पर्सनल, चूंकि मोदी जी को पर्सनल प्रधानमंत्री बनना था, इसलिए लोकसभा के कोई भी सदस्य हो
उसको लोगों ने वोट दिया। तो वहाँ ये मामला था ही नहीं, मोदी जी यहाँ पिक्चर में नहीं थे उत्तराखंड में, इसलिए मोदी कोई मुद्दा ही नहीं थे। जब मोदी मुद्दा ही नहीं थे तो उनकी हार का या उनकी जीत का सवाल नहीं उठता है। लेकिन हाँ, इसे साबित होता है कि लोग यानी पार्टी से वो ऊपर उठ चुके हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई शुभ लक्षण नहीं है कि एक नेता है जो पार्टी से ऊपर उठ जाए। और उसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए, जो लीडरशिप है मोदी है तो मोदी रिफ्लेक्ट होने चाहिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी। तो भारतीय जनता पार्टी में अभी सफाई की बहुत ज़रूरत है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सफाई नहीं हुई, उसमें अच्छे लोग नहीं आए, या पुराने लोग जिनकी छवि खराब है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी हारती है, उन लोगों को किनारे नहीं किया गया, तो मैं नहीं समझता हूँ कि मोदी भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत दिनों तक जीत दिलवा पाएंगे। ये संदेश इस चुनाव के नतीजे से तो जरूर निकलता है। जी नंद किशोर जी, जी इस पर प्रतिक्रिया देंगे आप, जो उपेंद्र जी ने कहा? मैं उपेंद्र जी यही दूंगा कि जो थोड़ी गुटबंदी की जो बात करते हैं, वो तीनों के तीनों लोग एमपी बन के आए थे। तो नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा था, उनकी मेहनत थी, उनकी जो त्याग और तपस्या थी, उसको लोगों ने सराहा और वोट दिया। और आज उत्तराखंड में हमें जो पिछले कई साल से दिक्कत है, इसमें कोई संदेह नहीं। वहाँ हमारे जो मुख्य नेता हैं, और कुछ जातिवाद ऐसा कि वहाँ ब्राह्मण वर्सेस राजपूत का जो समीकरण है, उसमें मुझे आबादी के हिसाब से रावत जी की जो कम्युनिटी बेस है वो ज़्यादा मजबूत है जी, और उनका बेटर पर्सन है, बेटर मंत्री केंद्र में रहे, इसमें तो कुछ संदेह नहीं। कांग्रेस में अच्छे तो आप कहते हैं कि कांग्रेस की हार है, हरीश रावत जी की जीत है, और वहां पे बीजेपी की गुटबाजी की हार है बुनियादी तौर से, मुख्यतः रूप से। जी नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हरीश रावत जी की, अवधेश जी भी यही कह रहे हैं, उपेंद्र जी भी यही कह रहे हैं, का भी योगदान है, लेकिन ये निश्चित रूप से कांग्रेस की जीत है। ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जीत नहीं है। एकदम राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी की कांग्रेस पार्टी की जीत है। हम कांग्रेस, हरीश रावत जी भी उनके एक फॉलोअर हैं, कार्यकर्ता हैं, ये कांग्रेस की जीत है। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि मोदी का तिलस्म नहीं टूटा। अभी होने वाले राज्यों के चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी के नहीं, मोदी के नाम पर चुनाव, राज्यों के चुनाव में जाने जा रही है। तो इसलिए उत्तराखंड में अगर जो हार हुई है, उसको निश्चित रूप से देश के अंदर मोदी के गिरते हुए ग्राफ की कहानी जो शुरुआत हुई है, उत्तराखंड ने पूरे देश को एक रास्ता दिखा दिया है कि किस तरह से एक महीने के अंदर मोदी का तिलस्म इस देश की जनता से टूट रहा है। एक चीज़ में उनके हमारे एक साथी विधायक बीजेपी के हैं ठकुराल के बारे में कहा, हमको डेमोक्रेसी में जनता के जनमत का मान और सम्मान करना चाहिए। देखिए, अभी 2 महीने पहले भी राज्य में हमारी ही सरकार थी, और हमारी ही सरकार के नेतृत्व में रहते हुए संसद के चुनाव हुए थे, हम उसमें पाँचों सीटों में हम हारे। हमारी सरकार होते हुए उस समय जब भारतीय जनता पार्टी जीती थी, आपने नहीं कहा था कि राज्य की सरकार ने स्टेट मशीनरी का दुरुपयोग किया, और आज जब वही परिणाम एकदम आपके विपरीत जाता है, आप 3-0 से आप हारते हैं, आप राज्य सरकार पर ये इल्ज़ाम लगाने जाते हैं कि आपने स्टेट मशीनरी का दुरुपयोग किया। ये जनता के किए गए वादों को, जनता को जो भरोसा आपने दिया, उसका जो टूटा हुआ तिलस्म है, उस पर थोड़ा सा विजिट करने की ज़रूरत है। 1 महीने के अंदर क्यों ऐसा हुआ कि उत्तराखंड जैसे राज्य में भी मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ टूटा है। ये जरूर है कि हरीश रावत एक बेहतर मुख्यमंत्री है, वहाँ के जन से जुड़े हुए हैं, लोग उनको प्यार भी करते हैं, लेकिन सिर्फ ये नहीं कि वो एक्सीडेंट की वजह से कि एक सहानुभूति थी, उससे पहले भी पंचायती चुनाव वहाँ पर हुए। पंचायती चुनाव में ही उत्तराखंड के अंदर बीजेपी पूरी तरह से साफ हो गई थी, तो वहीं से हमको लग गया था कि बीजेपी का जो ग्राफ जो उन्होंने कहा था मोदी की सरकार बनेगी, मोदी के नाम से जो वोट मांगे गए थे, वो टूटने लगा था। और इस प्यार की जीत है, और इसलिए ये जो उपचुनाव आया है, ये जरूर है इस देश की जनता पूछ रही है कि महंगाई के सवाल पर जो आपने वादा किया उसका क्या हुआ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के सवाल है, बेरोजगारी के सवाल पर, करप्शन के सवाल। मेरा एक सवाल है, जी, आप ये देखिए कि एक विधानसभा क्षेत्र खाली हुआ जी, आप वहां से भी चुनाव लड़ सकते थे, हरीश रावत वहां से भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने एक विधायक, धारचूला से विधायक ने इस्तीफा दिया, फिर वो जाके सेफ सीट ढूंढ के चुनाव लड़ते हैं। नहीं ऐसा कोई आप जो जिस बात का मैं समझ रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं, लोगों ने उस समय भी कयास लगाया था,
आप ही के टीवी चैनल से भी मुझसे उससे पूछा था कि हरीश रावत जी धारचूला से भी लड़ेंगे, हरीश रावत जी डोईवाला से भी लड़ेंगे। हर व्यक्ति को अपने लिए सीट का कहाँ से चुना। हमारे प्रधानमंत्री ने 2 जगह से चुनाव लड़ा, तो हम ये मान चुके थे कि उनको भरोसा नहीं था कि हम बड़ोदरा से हम जीतेंगे। हमारे मुख्यमंत्री ने तय किया था धारचूला और अल्मोड़ा संसदीय सीट उनका पुराना कार्य क्षेत्र है, इसलिए वो पहले ही मन बना चुके थे कि मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। और दूसरा साफ भी ये था, लोगों का उन पर दबाव भी था कि आप डोईवाली से जीतेंगे, और उन्होंने डेमोक्रेटिक नाते अपने वहां से लड़ा और 2 सीटें आज कांग्रेस को मिली है। इस चीज को समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी, नंदकिशोर जी भी मेरी बात को समझ रहे हैं कि आखिर क्या ऐसा चला, ये भारतीय जनता पार्टी को समझने की जरूरत कि 1 महीने के अंदर इस देश में एक बड़ी पार्टी को, जिसको बहुत उम्मीदों के साथ लोगों ने जिताया था, 1 महीने के अंदर उसका जो एक, चलिए उसका जवाब हम लेंगे, उनसे जरूर पूछेंगे। जैसे जो परिपक्व नेता इतने साधारण जीत पर अगर इतना प्रफुल्लित और इतना उम्मीद बांधने लगे तो मुझे आश्चर्य होता है। नहीं, देखिए ये शुरुआत है, ये एक इशारा है कि देश की जनता क्या सोच रही है, ये इशारा है। इस जीत के 4 संकेत हैं, 2 संकेत भाजपा के लिए, 1 संकेत सामान्य और 1 कांग्रेस के लिए। भाजपा का पहला संकेत यह है कि देश भर के भाजपा के नेताओं को यह समझ लेना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के कारण उनकी विजय जरूर हो गई, लेकिन 2004 से जो पार्टी का क्षरण और पतन दिखा है वो अपनी जगह कायम है। अगर वो दूर नहीं करते हैं तो ये राज्यों में उनको इसी प्रकार से पराजय का मुंह देखना पड़ सकता है। दूसरा कि जो, इसलिए तो सबक यह है कि पार्टी मोदी का नाम जपने की बजाय अपनी आंतरिक संरचना को ठीक करे, अपनी आइडियोलॉजी का स्पष्टीकरण करे, तभी आगे बढ़ेगी। नहीं तो हो सकता है दिल्ली में भी उसको इसका परिणाम भुगतना पड़े, भले कांग्रेस यहां ना है, दूसरी पार्टी आ जाए। अब कांग्रेस के लिए दो बात इसमें यह है कि अगर कांग्रेस के नेता अपनी बदौलत, जहां केंद्र की कोई भूमिका नहीं है, इसी ढंग से चुनाव जीतने लगे तो अंत में स्वायत्त और स्वतंत्र होने के लिए केंद्रीय नेतृत्व का दामन छोड़ करके और क्षेत्रीय पार्टी भविष्य में खड़ा कर सकते हैं। यह संभावना भी इससे बलवती होती है। इसीलिए एंटोनी समिति के रिपोर्ट से मैं पूरी तरह, वो बहुत उत्साहवर्धक नहीं है, लेकिन 2 बातें जो उसने कही है कि जमीन से जुड़े नेताओं को पार्टी में प्रमुख स्थान पर लाया जाए और पार्टी में आमूल चूल परिवर्तन किया जाए संगठन में। ये 2 मांग केंद्रीय नेतृत्व को मानना चाहिए अगर कांग्रेस को फिर से बेहतर रहना है। चलिए हरीश रावत जी क्या कह रहे हैं जीत पे, उनको सुनते। जीत हमेशा सुखद होती है और लोकतंत्र में जो जीत होती है वो जनता के आशीर्वाद का पर्याय होती है। तो ये हमारे ऊपर जनता के आशीर्वाद का पर्याय है हमारे, तो इससे हमारी जिम्मेदारियां, हमारा दायित्व, हमारी चुनौतियां और बढ़ गई हैं। और मैं भी, हमारे अध्यक्ष जी भी, हमारे सब साथी, हमारा पूरा मंत्रिमंडल जो है और ज़्यादा, यदि हम 3 सीटों पे जीतते हैं, और ज़्यादा कठिन परिश्रम करेंगे ताकि जनता का जो विश्वास है हम पर बना रहे। और अपने जीत पे ही नहीं बल्कि बीजेपी के हार पे भी उन्होंने कुछ कहा। वो क्या कहा वो भी आप देख लें। हम उनके हर आरोप को लोकतंत्र में उनके अधिकार के रूप में लेते हैं और मैं उसका प्रत्युत्तर नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मैं भाजपा से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जब आप वो जीतते हैं तब तो भाजपा की जीत होती है, उनकी नीतियों की जीत होती है। और जब कोई दूसरा जीतता है तो वो धांधली और चोरी से, और यह कम से कम जनता पर वो विश्वास का मानक एक रखें। हमारा एक मानक रहता है, जब हम हारे हमने कहा कहीं हमारी कमजोरी थी और मैंने उसको अपने ऊपर लिया। जी उपेंद्र जी, जो बात कह रहे हैं उस बात में कितना दम है? हमें लगता है सही बोल रहे हो। बिल्कुल सही बात है। जो बात टमटा जी कह रहे हैं, जो बात टमटा जी कह रहे हैं, वक्तव्य है, बहुत ही परिपक्व। जो बात टमटा जी कह रहे हैं बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए, 2 महीने के काम पे लोगों के मोहर लगने के बारे में जो कह रहे हैं, 2 महीने में जिस तरह से ग्राफ गिरा है उस बात को जो कह रहे हैं। अब देखिए, तो मैं पहले कह चुका हूं कि मोदी जी चुनाव का मुद्दा ही नहीं थे। असली मुद्दा था कि रावत की नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जो बात प्रदीप टमटा जी कह रहे हैं कि उन मोदी जी का ग्राफ गिरा है उसको आप नकारते हैं।
हाँ, ये इसे तो मैं नकारता हूँ, क्योंकि मोदी जी वहाँ मुद्दा ही नहीं थे। मुद्दा एकमात्र मुद्दा था कि रावत की सरकार रहे या रावत की सरकार जाए। लोगों ने रावत की सरकार, रावत जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार तो 40 विधायकों के समर्थन से वहां टिकी हुई थी। नहीं, तो इसलिए सरकार पर तो कोई संकट था ही नहीं। साथ तो बाहर से था आपकी सरकार का। अभी ये तो मिली जुली सरकारें हैं, मिली जुली सरकार का युग है, तो सरकार को 40 विधायकों का समर्थन था, तो कहाँ अस्थिरता का? एक इंडिपेंडेंट राय राजकुमार जी। मेरा ये मानना है कि इस चुनाव को आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ना देखें। लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो राष्ट्रीय मुद्दों पर होते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर होते हैं और राष्ट्रीय नीतियों को लेकर होते हैं। जो विधानसभा या पंचायत या नगर निगम के चुनाव होते हैं, मुझे लगता है वो स्थानीय मुद्दों को लेकर होते हैं, जातीय समीकरणों के आधार पर होते हैं और व्यक्तित्व के आधार पर होते हैं। इसलिए 3 जो अभी विधानसभा की जीत हुई है उपचुनाव में, मुझे लगता है कि उसको मोदी सरकार या मोदी के से नहीं तुलना करनी चाहिए। ये स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों के आधार पर चुनाव हुआ है। एक सवाल है नंदकिशोर जी, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं जी, आप दिल्ली में विधायक, आप चुनाव जीते हैं। अभी अगर दिल्ली में चुनाव हो तो इसका असर क्या दिल्ली के मतदाताओं पे नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस दिल्ली में है नहीं, मुकाबला कांग्रेस से है नहीं, इसलिए इसका कोई भले ही कांग्रेस के लिए ना हो, आपका विरोधी आम आदमी पार्टी भी है। नहीं, हमारे आज दिल्ली में चुनाव हो तो हम 50 सीटें कम से कम जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं जी। क्यों आम आदमी 2 महीना में ग्राफ नहीं गिरा है नरेंद्र मोदी जी का, नरेंद्र मोदी का ग्राफ नहीं गिरा है। हरीश रावत का ग्राफ जितना था वो मजबूत रहा है। उनको जो एक कांग्रेस से समझदारी कभी कभी वो कह रहे हैं महंगाई बिल्कुल कम नहीं, लोगों से वादा किया गया बढ़ी भी नहीं है जी, कम एकदम 1.5-2 महीने में ऐसा कोई चीज नहीं हुआ करती कि कुछ हो जाए। जो बात कह रहे हैं आप लोग कह रहे हैं, उनको कहने का अधिकार है। फिर ये 2-2 लाख से क्यों आ रहे थे? नरेंद्र मोदी का मुकाबला नरेंद्र मोदी से। आज ये क्या राहुल की जीत है? क्या ये क्या सोनिया जी की जीत है? वो कह रहे हैं राहुल का, सोनिया गांधी, कांग्रेस, क्या वो गए थे क्या चुनाव में? ना वो मुद्दा थे ना नरेंद्र मोदी, हरीश रावत थे, उत्तराखंड की सरकार थी। जब आपकी पार्टी जीतती है तो वो आपकी पार्टी की जीत होती है। अगर दूसरे की पार्टी जीती तो जीत तो उसकी भी होगी। तो हम कब मना कर? जीत हमने बधाई अधिकार को। आपका साथ दुर्भाग्य ये होगा, हमारा जब जीता है तो बीजेपी नहीं जीती, मोदी जीता। बता दो समाप्त करते हैं। पूरे लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की सरकार कहीं नहीं थी कि मोदी की सरकार थी। ये किसकी सरकार है? आप अपना आज आप क्या कहेंगे? एक ही पैमाना रख लो। जब आप मोदी की सरकार है तो राज्य में भी वहां मोदी के नाम पर ही आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। फिलहाल जो भी हो, महाराष्ट्र में, अंग्रेजी संजीवनी बूटी कांग्रेस के लिए है या अगर संजीवनी बूटी हो है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि असम का विद्रोह रुक नहीं सकता है। अवधेश जी, जम्मू कश्मीर उत्तराखंड से ही संजीवनी आई थी और ये नई संजीवनी है। विद्रोह इससे रुक नहीं सकता है। उत्तराखंड, मैं कह रहा हूं कि इसका एक अलग परिप्रेक्ष्य है। टमटा जी अगर चाहते हैं कि ये प्रसन्न रहे तो इनकी प्रसन्नता मुबारक हो, लेकिन केंद्रीय पार्टी इनकी बहादुर शाह जफर के शासन की तरह धीरे धीरे सिमटती जा रही है। मुझे खुद उसका दुख है। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस बेटर हो, लेकिन उत्तराखंड की जीत उत्तराखंड तक सीमित रहेगी। इसका राष्ट्रीय उत्तराखंड की जीत का असर उपेंद्र जी आने वाले विधानसभा चुनाव पे, आने वाले जो एक निराशा का माहौल था कांग्रेस पार्टी में, और वहां पे आशा की किरण के रूप में तो देखा ही जा सकता है इसे। अब ये मनोवैज्ञानिक असर थोड़ा बहुत पड़ेगा जी। कांग्रेस में जो हतोत्साह हो गए थे लोग, निराशा की स्थिति बन गई थी जी, उनको कुछ आशा का संचार होगा, मतलब एक आशान्वित होकर के वही संजीवनी बूटी की तरह ये काम करेगा या नहीं करेगा? वो नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी जो जमीनी हकीकत है जी, वो कांग्रेस के पूरी तरह से खिलाफ है। तो वो है कि थोड़ा उत्साहित रहेंगे, थोड़ा बहुत ज्यादा मायूस थे, अब थोड़ा सा हल्का सा उनमें एक ये रहेगा, लेकिन ये उनका अपना मनोवैज्ञानिक लाभ है कार्यकर्ताओं का, नेताओं का। लेकिन ग्रामीण ये जो जमीनी हकीकत है वह बहुत उनके विपरीत है, और ये जो जमीन है उनके लिए बहुत फूल वाली जमीन नहीं है, वो कांटों वाली जमीन है। और संजीवनी बूटी वैसे भी मूर्छा को जीवित चलिए आपको नहीं, जो इस वक्त जो स्थिति है आपके पार्टी के लिए 2 महीने के बाद एक अच्छी खबर तो आप कम से कम आप तो मानते हैं, लेकिन मेरा सवाल है जो चुनौती आगे विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पे आपके पास कोई हरीश रावत जैसे नेता नहीं है जो इतने जमीनी हैं, जो जमीन पे जिनकी पकड़ है। आप ऑलरेडी आसाम में जो स्थिति है, आपके खिलाफ पार्टी, वहाँ के मुख्यमंत्री के खिलाफ रिवोल्ट है, हरियाणा में रिवोल्ट है, महाराष्ट्र में रिवोल्ट है,
तो ये तमाम जगहों को कहीं यहाँ से आपको लगता है कि एक छोटी सी जीत से आप वाकई अपनी उम्मीद? मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के राजनीतिक परिदृश्य ने पूरे देश के प्रदेश की एक हल्की सी झलक दिखा दी है कि पूरे देश की जनता का मूड मोदी सरकार से टूट चुका है। और सरकार के खिलाफ चुनाव नहीं, देखिए ये मूड की बात थी। पुराना सरकार उस समय भी कोई लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से आप गए थे बीजेपी के लोग, उसका जरूर असर है, क्योंकि आने वाले आज भी कल मैं देख रहा था कि जो राज्यों के चुनाव में भी आप मोदी के नाम पे समझ रहा हूँ उत्तराखंड से आप देश के मूड को आकलन कर रहे हैं। एक मूड का उत्तराखंड भी देश का एक हिस्सा है, इसलिए वहां के मूड ने पूरे देश के मूड को इशारा कर दिया है। हमारे साथ लगातार दिल बहलाने को गाली में ख्याल अच्छा है। इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। नंदकिशोर जी, अवधेश जी, पुष्पेंद्र, उपेंद्र जी, प्रदीप जी और राजकुमार जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।